हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कल शाम में एक नोटिस आई है टीचिंग से रिलेटेड, यानी आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर को पास कर लिया है और आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की जो टीचिंग है, यानी जो इंटर्नशिप जो आपका होता है वो शुरू होने वाला है। उससे रिलेटेड नोटिस आ चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उस नोटिस के बारे में दे दूँगी, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपकी नोटिस आ गई है तो आपको पता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका पेपर किसी भी हालत में हो जाएगा। तो आपके पास अगस्त है, अगस्त भी निकल चुका है, आपका आज 26 डेट हो गई है और बचा आपका अगस्त सितंबर आपका बचा है, यानी 1 महीने में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। तो आपको पता है कि मैथ्स है, इंग्लिश है, इन सब में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, तो आप अच्छे से इन सब की तैयारी करिए, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए अपनी मैथ्स को और अच्छे से तैयारी करिए। मैथ्स बहुत ज़्यादा सेकेंड सेमेस्टर की टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि 6 to 8 तक की बुक का ही आता है। तो आप मैथ्स के लिए एकदम परेशान ना होइए, मैं आपको डेली इसी तरीके से क्लासेस आपको प्रैक्टिस सेट कराती रहूँगी और जो भी आपकी क्लासेस बची हुई हैं उनको भी करा दूँगी, ठीक है। तो आप मैथ्स में एकदम टेंशन मत लीजिए। तो आपको पता है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक 24 तथा 36 का मासा पाग क्या होगा। तो आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है, कि केवल एक स्टूडेंट यानी सुबी ने केवल इस चीज़ का आंसर दिया है कि इसका उत्तर 12 होगा। और सुबी आपका आंसर एकदम सही है, इस 24 और 36 का मासा 12 आएगा, ठीक है। तो एकदम आपका उत्तर सही है, वेरी गुड सुबी। तो सिर्फ सुबी ने ही जवाब दिया है और इतने बच्चों ने देखा है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, हाँ ये वीडियो अच्छी है, इसको बाद में पढ़ लेंगे, इस तरीके से आप सोचते हैं। तो यही आपका आगे चल के आपको क्या होता है, आप पढ़ नहीं पाते हो, आपकी बैक लग जाती है, ठीक है। तो जिस चीज़ को जिस टाइम पढ़ाया जाए उसी टाइम आप उसको, किसी भी, क्या 24 घंटे में आपके पास 1 घंटा भी टाइम नहीं है कि आप वीडियो को देख सकें, वीडियो को सॉल्व कर सकें, क्वेश्चंस को। तो ये गलत बात है। आप खुद ही जानते हो मैथ में इतनी ज़्यादा बैक लगती है, लास्ट में आप यही कहते हो जब रिजल्ट निकलता है, मैम मेरी बैक लग गई, ये वो। तो जब आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे क्या होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब तो कम से कम रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आपके सामने है, तो अब तो सुधर जाइए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए भाई, बिना प्रैक्टिस के कैसे। अब आपने इस क्वेश्चन को लगाया भी नहीं और ना ही कमेंट्स में लिखा कि मुझे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लग रहा है या मुझसे नहीं समझ में आ रहा है, ये भी आपने नहीं लिखा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख देते, ठीक है। केवल एक इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों में केवल एक स्टूडेंट यानी सुबी ने ही केवल इसका आंसर दिया है और वो भी उसका आंसर सही है। आपका आंसर नहीं आ रहा था तो आप बोल देते कि मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो ये ख़राब लगता है। आप जो कहते हो मैं वो पढ़ाती हूँ और उसके बाद भी आप उसको ध्यान नहीं देते हो, उसको बताते नहीं हो, तो गलत बात है ना भाई। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे भी पता चलना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं डेली एक क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देना है, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट 2 है, यानी प्रैक्टिस सेट सेकेंड है मैथ्स का। और इसके बाद मैं आपको कुछ मैथ्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं इनके बारे में बताऊंगी। और ये आपका राजन सीरीज और पवन सीरीज के भी क्वेश्चन हैं। और अगर आपने राजन सीरीज पवन सीरीज नहीं ली है तो आप एक बुक ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि राजन सीरीज और पवन सीरीज से क्या होता है, उसके पीछे आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं वो आपके लिए बेटर होते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हो, आपकी तैयारी हो जाती है, फिर आप क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं, तो उनसे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छूट गया है या किस क्वेश्चन की मेरी तैयारी नहीं है। अगर आप राजन सीरीज या पवन सीरीज ले लेते हैं तो उससे ये भी एक होता है, तैयारी भी पता चल जाती है और दूसरी बात ये भी पता चल जाता है कि पेपर किस तरीके से आता है, ठीक है। इसकी भी आपको पहचान हो जाती है और दूसरी आपकी तैयारी भी पता चल जाती है और आपको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो राजन सीरीज पवन सीरीज कोई एक सीरीज ज़रूर लीजिएगा। और वैसे तो मैं राजन सीरीज पवन सीरीज के ही क्वेश्चन उठाकर ला रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए और आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे के जो आपके पेपर होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन ला रही हूँ। किस तरीके से देखिए आपके क्वेश्चन आते हैं। मेरा मेन मोटिव ये है आपके प्रैक्टिस कराने का, कि आपकी तैयारी भी हो जाए, आपको पता भी चल जाए कि मेरी कितनी तैयारी है कितनी नहीं तैयारी। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता चलेगा कि किस
टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। उसी टॉपिक को अच्छे से अच्छी तरीके से एकदम रट्टा मार देना, एकदम अच्छी तरीके से उसकी खूब प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका बैक ना लग पाए। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपकी बैक ना लगे, क्योंकि भाई देखिए आप फर्स्ट सेमेस्टर कर चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से निकाल लीजिए, उसके बाद थर्ड फोर्थ करके फिर आप सीटेट और टेट की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। एक ही बार में आपका टेट और सीटेट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी तरीके से। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और देखिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी, आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसमें भी वीडियो बनाती रहूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपका प्रश्न था, यानी जो कल का जो क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में दिया था, जो आप करके नहीं लाए हैं, जिससे मैं बहुत नाराज़ हूँ, तो फिर उस क्वेश्चन को मैं आप सॉल्व करके बताती हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं कर पाए हों और उन्हें शर्म आती हो, वो नहीं लिख पाए हों, तो शर्म की कोई बात ही नहीं भाई, आपको कौन पहचानता है, ठीक है भाई, आपको कौन जानता है, आपके नाम के तो बहुत से लोग हैं दुनिया में, आपको कोई नहीं जानता है। तो फिर इसीलिए आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया है, समझ में आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 तथा 36 का मासापा क्या होगा? तो इसको देखिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं और एक भाग विधि के द्वारा भी। आपको पता है ना, मासा और लासा दो विधियों के द्वारा निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि के द्वारा और एक भाग विधि के द्वारा। तो चलिए हम भाग विधि के द्वारा आपको करके दिखाते हैं। किस विधि के द्वारा? भाग विधि के द्वारा, ठीक है। तो भाग विधि के द्वारा करके दिखाते हैं। तो किसका? 24 और 36 का लासा किसका निकालना है? 24 और 36 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 24 से हम 36 को भाग देंगे तो क्या होगा, 24 एकम 24, यानी एक ही बार जाएगा, तो 6 में से 4 गए, 2 बचे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 12। अब ये वाला 24 हमें यहाँ पे उतार लेना है, तो यहाँ पर 24 आ गया। थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर से फिर से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, 24 और 36 का लासा निकालते हैं। तो 24 एकम 24, ठीक है, 36 में से 24 गया, 12 बचे। अब ये 24 उठाकर हम इधर रखेंगे, अब इससे भाग करेंगे तो 12 दूना 24, ठीक है। तो 24 और 36 का लासा क्या आया, मासापा यानी महत्तम समापवर्तक क्या आया आपका? 12 आया। उत्तर आपका क्या है? 12। अब इसको हम दूसरी विधि यानी गुणनखंड विधि के द्वारा भी समझाते हैं। तो हमने 24 को लिखा और 36 को लिखा। जब भी आप गुणनखंड विधि के द्वारा निकालें, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो आप हमेशा क्या करें, 24 को इस तरीके से मासा निकालें, ठीक है। तो हम वह छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग करते हैं, तो 2 से करेंगे क्योंकि 24 2 से कट जाएगा। तो क्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी भी 2 से 12 कट जाएगा तो 2 छंग 12, 6 भी 2 से कट जाएगा तो 2 तियाँ 6। अब 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया 2 गुणे 2 गुणे 2, एक सेकेंड, हमारे पास क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये आया। अब हम 36 का इसी तरीके से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, ठीक है, इस तरीके से आया। तो आपको पता है कि महत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक में, अब इसको हम घात के रूप में पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो 24 में कितना आया, 2 की घात 3 आया और 3 की घात 1, इसमें 2 की घात 1, 3 की घात 1। तो आपको पता है महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, इसमें भी 2 बार आया है, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 3 आया है, ठीक है। तो जिसमें हम महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक में जिसकी घात सबसे कम होती है हम उसको उतारते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो, अब जो कॉमन होंगे उन्हीं चीज़ों को हम उतारेंगे, यानी जो दोनों में कॉमन होगा उसी चीज़ को हम उतारेंगे। तो 2 दोनों में आया है, 2 दोनों में आया है, तो हम 2 गुणे 2 उतार लिए, ठीक है। 3 दोनों में आया है, 3, यानी जो चीज़ दोनों में आई होती है हम उसको उतारते हैं, ठीक है, यानी दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है हम उसे उतारते हैं। तो क्या हो गया, अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, क्या उत्तर हो गया हमारा, 12। तो देखिए हमारा उत्तर क्या आया है, हमारा उत्तर आया है 12। तो वेरी गुड सुबी, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा उत्तर 12 आ गया है। अगला प्रश्न है व्यंजक x की पावर 3 + 1 और x की पावर 2 - 1 का मासा है। अब देखिए व्यंजक में मासा निकालने को बताया है। अब आप सोचोगे अरे भैया व्यंजक में कैसे निकालें, तो बहुत ईजी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा निकालते हैं। देखिए क्या दिया था, x की पावर 3 + 1
और एक दिया था x की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो x की पावर 3 प्लस 1 हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की पावर 3 प्लस 1 यानी हम इसको a की घात 3 प्लस b की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a की घात 3 और b की घात 3 का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए लिखने में थोड़ा इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, तो आप उसको नोट करते रहा करिए। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम इसी के माध्यम से हम यहाँ पर उतार लेते हैं x की पावर 3 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी x प्लस 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर सूत्र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा हुआ है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया, या एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, या एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, एक्स माइनस 1। समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, अब मासा क्या होता है, मासा जिसमें दोनों चीज़ें कॉमन होती है उसी चीज़ को हम उतारते हैं महत्तम समापवर्तक में। तो इसमें क्या है, x प्लस 1 कॉमन है, इसमें भी x प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यही हमारा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, उन्हीं को हम उतारते हैं। तो x प्लस 1 हमारा उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि LCM क्या होगा। ठीक है, LCM क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। क्या कहा है 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर और क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका और 4xy इसका हमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम इनको क्या करते हैं, इनका अलग अलग इनको लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर है, यानी x गुणे एक्स हो गया, गुणे वाई स्क्वायर है तो y गुणे वाई हो गया। इसमें क्या है 4 है, तो 4 को हम तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, गुणे x गुणे वाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम सब बड़ी से बड़ी घात को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बड़ी घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसमें बड़ी घात क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, और जो चीज़ें इसमें दी होती हैं उनको भी हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें सभी चीज़ों को उतारते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को उतारते हैं, यानी घात को उतारते हैं और सभी चीज़ों को उतारते हैं। तो इसमें 3 है तो 3 को उतार लिया, 2 बार आया है यानी 2 दूनी 4 उतार लिया, गुणे इसमें बड़ी घात क्या है, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर उतार लिया, वाई स्क्वायर उतार लिया। तो क्या उत्तर हुआ, 3 चक्कू 12 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, यानी बड़ी से बड़ी घात को भी उतारते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को उतारते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर आया 12 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स की पावर 3y और एक्स वाई क्यूब का लासा निकालिए। ठीक है, क्या कहा है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 3y और एक्स वाई की पावर 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसमें क्या है, एक्स गुणे वाई। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्स गुणे वाई। इसमें क्या है, एक्स गुणे वाई गुणे वाई।
तो इसमें इसको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, हम बड़ी से बड़ी घात को लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, x की पावर 3 और सबसे बड़ी घात y की पावर 3 है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है, सीधी सीधी बात है कि हम बड़ी से बड़ी घात को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा x की पावर 3 और y की पावर 3, यानी x की पावर 3 और y की पावर 3, आपका उत्तर सही है। अब देखिए x की पावर 3 y की पावर स्क्वायर और x की पावर स्क्वायर y की पावर 3 x की पावर 4 और y की पावर 4 का मासा है। यानी कि हम क्या करेंगे, हमें जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करना होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, बिना सॉल्व किए ही कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, हम छोटी से छोटी घात को लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है, इसमें सबसे छोटी घात है y की पावर स्क्वायर और x की पावर स्क्वायर। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, x की पावर स्क्वायर और y की पावर स्क्वायर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर महत्तम समापवर्तक है तो हम छोटी से छोटी घात को लिखते हैं और जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं, और अगर लघुत्तम समापवर्तक है उसमें हम बड़ी से बड़ी घात को लिखते हैं, ठीक है। और जो दोनों में होता है वो दोनों सभी चीज़ें उतारते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाज्य का सूत्र क्या है। तो आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको रट डालिए एकदम। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, फिर से बोलिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आगे देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आपको पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू होती है। एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या पूछता तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो क्या है, और पूर्णांक क्या होती है, जितनी भी जीरो से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं और जीरो से लेकर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी 1 से शुरू होता है ना, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो एक की पूर्ववर्ती संख्या कैसे समझाना है आपको। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती मतलब एक से पहले क्या आया है। तो पूर्ववर्ती में हमेशा एक से हम माइनस कर देते हैं, तो एक में से एक गया, 0 बचा, ठीक है। अगर यही कहता 2 की पूर्ववर्ती, तो 2 में 1 माइनस कर देते तो क्या हो जाता, 1। यानी एक से पहले पूर्ववर्ती मतलब एक से पहले क्या आया है। तो एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या है आपकी, 0 है, ठीक है। अगला है, सॉरी यहाँ पे है, एक की पूर्ववर्ती संख्या आपकी क्या है, 0 है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है। तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, क्रम में चलती हुई संख्या। जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 से बड़ी संख्या 4 है, 4 से 5 आएगी, फिर 6 आएगी, इस तरीके से। तो 101 के बाद क्या आएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तर दिया है 104, ये गलत है। तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होगी, 102, क्योंकि 101 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो 101 की बड़ी क्रमागत संख्या क्या है, 102 है, ठीक है। अगला है 15 - 12 × 3 बराबर 15 × 3 - 12 × 3। इसको मतलब इस चीज़ को इसे सॉल्व कर दिया है, किस नियम के आधार पर सत्य है। तो आपको पता है ये व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम है। व्यवकलन मतलब होता है घटाना, घटाने पर गुणा का बंटन नियम है। क्या है, घटाने पर गुणा का बंटन नियम है। व्यवकलन मतलब होता है घटाना, तो घटाने पर गुणा का बंटन नियम है। देखो घटाना हो रहा है, इसको घटा रहे हैं, गुणा का बंटन नियम है, ठीक है। तो इसका उत्तर सा है, यानी व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम है। अगला है -8 में से -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जब भी आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर +8 है तो उसको आप क्या लिखते हैं, -8 उत्तर में हो जाता है। अगर यही ऋणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो -8 से आपका +8 हो जाता है, बस इतना ही होता है। योगात्मक प्रतिलोम में प्लस से माइनस हो जाता है और ऋणात्मक प्रतिलोम में माइनस से प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे -8 का और -8 ब्रैकेट में है, तो कैसे है, चलिए समझाते हैं आपको। इस तरीके की अगर कोई भी प्रश्न आए तो आपसे छूटने ना पाए। तो -8 और ब्रैकेट में -8 है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो जब भी हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, +8 हो गया। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम, यानी पहले इसको हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये माइनस है और ये माइनस का ब्रैकेट में है।
सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कि क्या पूछा है हमसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 8 हो गया। अब पूछा है इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाएगा, +8 का क्या हो जाएगा, -8। क्यों? क्योंकि हम इसमें -1 से गुणा कर देते हैं। जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो मुझसे -1 यानी ऋणात्मक चीज़ों से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा -8। यानी कि जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो हम उसका उल्टा बताते हैं। तो अगर +8 है तो वो -8 बन जाएगा, और अगर -8 दिया होता तो यही उत्तर इसका +8 होता। समझ में आ गया? तो उत्तर हमारा आज सही है। अगला है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या? जैसे कि 2/4 आपकी परिमेय संख्या है, 1/2 आपकी परिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाती, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो √3/2 को भी हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 0.69 को भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं है, है ना? तो हमारा उत्तर नंबर सा है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। 5/√16 ये भी हमारी परिमेय संख्या है, यानी इसको भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम रट्टा मार लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो पाई हमारी क्या है, ये अपरिमेय संख्या। अब आपके मन में सवाल होगा, क्यों मैम भाई पाई को हम 22/7 के रूप में व्यक्त करते हैं और ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया? तो नहीं, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जब भी हमने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ाई है तो मैंने आपको बताया है कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा 22/7 है ये हमारी क्या है, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, 22/7 जो है ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम परिमेय संख्या को पाई को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो उत्तर नंबर बा सही है। ठीक है, अगला है, धन पूर्णांक 3a+5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3a+5 के बाद का धन पूर्णांक क्या होगा, यानी 3a+5, यानी जैसे कि आपसे पूछा 2 के बाद का धन पूर्णांक क्या होगा, तो 2 के बाद का धन पूर्णांक 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 आ गया। इसी तरीके से हम 3a+5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो जब हम 3a+5 में 1 जोड़ देंगे तो 3a+5 क्या हो गया, 3a हो गया, 3a+6 हो गया। क्या हो गया, 3a+6, 3a+6, 3a+7, 3a+8, इस तरीके से। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, 3a+6। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योगात्मक तत्समक क्या है। तो मैंने ये प्रश्न आपका कल भी आया था और देखिए इस बार भी आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगात्मक तत्समक एकदम रट डालिए। तो योगात्मक तत्समक मैंने आपको क्या बताया था, वे संख्याएं जो जो क्या होती है, योगात्मक तत्समक जो क्या होती है, जो किसी पूर्ण संख्या को एक सेकेंड, योगात्मक तत्समक क्या होता है, योगात्मक तत्समक का मतलब होता है वह संख्या जो पूर्ण संख्या में जोड़ दें तो पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, वह संख्या जो पूर्ण संख्या के जोड़ने पर पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना आए। जैसे 1 में हमने 0 को जोड़ दिया तो हमारे 1 में कोई परिवर्तन नहीं आया, 2 में हमने 0 को जोड़ दिया तो हमारे 2 में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो योगात्मक तत्समक हमारा क्या है, 0, यानी 0 हमारा योगात्मक तत्समक है, जो किसी भी पूर्ण संख्या से जुड़ने पर उस पूर्ण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल मैं इसी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आपको कराऊंगी। देखिएगा किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि आपका सबसे पहला आपका क्या है, देखिए कुछ पॉइंट आपको समझा देते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि बहुविकल्पी प्रश्न में योगात्मक तत्समक यानी तत्समक से एक प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक है, तो 1 नंबर हमारा ये पक्का हो गया।
फिर हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा मासापा यानी HCF और LCM। इससे हमारा एक प्रश्न जरूर पूछता है, यानी कि इससे एक या 2-3 प्रश्न पूछते हैं, तो यानी कि 4 नंबर का इसमें ये रख लीजिए, क्योंकि ये लघुत्तरी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे भी, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि हमारे 8 नंबर तो हमको यहीं से मिल गए। 8 नंबर, अब सोचेंगे एक ही बताया 8 नंबर कैसे, तो ये मैं इस लासा की लघुत्तरी और अति लघु में भी ये पूछे जाएंगे, इसलिए बात कर रही हूँ। 8 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो गए, ठीक है। कई सारे आपने प्रश्न इसमें देखे हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। और आपके जैसे ये वाले प्रश्न और गुणनखंड वाले आपके जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके 13 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। शॉर्ट से ही आपके 5 नंबर पक्के ऐसे ही हो जाएंगे, उसमें से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि कैसे पेपर आता है कैसे नहीं। क्या होता है, जैसे x का मान निकालना होता है, एक ये प्रश्न आपका आता है, ये भी आपने देखा। तो x का मान निकालना, इससे 2 प्रश्न आते हैं, तो 2 नंबर ये आपके पक्के हो गए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही नंबर में आए, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपके 10-12 नंबर तो यहीं से आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं टॉपिक को आप पढ़िए, फालतू में पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा हमेशा कहने का मतलब यही है, कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए और आपका पेपर में आप कर सके, आपकी बैक ना लगे, ठीक है। तो जो पेपर आपको टफ लगते हैं उनको आप इतना पढ़ लीजिए कि आप आराम से पास हो जाएं, आपके 13 नंबर आ जाएं, आपकी बैक ना लगे, आपको टेंशन ना बनी रहे भाई एक सेमेस्टर पढ़ ही रहे हैं, दूसरी बैक लगी उसको भी पढ़ना है। तो जो भी आपको सब्जेक्ट टफ लगे उसको पासिंग मार्क्स तक पढ़ लीजिए, कि इतना पढ़ लीजिए कि आप पास हो जाएं। तो अब मैथ्स देखिए, आप इतने ही आप बहुविकल्पी में ही आपको पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो आप उन्हीं टॉपिक को उठाकर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस बार कोई सवाल नहीं है क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपको अब सवाल नहीं दूंगी, आप क्वेश्चन कर नहीं लाते हैं, तो फ़ायदा क्या है कि मैं आपको कोई क्वेश्चन दूँ, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।